नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कर्मभूमि चैचित्रण अथवा गौण पात्र भाग 3 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मतानुसार मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ही उपन्यास है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जीवन में उसके विभिन्न पक्षों को कल्पना के माध्यम से उपन्यासकार अपने उपन्यास में लिपिबद्ध करता है। अगर वो कल्पना का अवलंब ना ले तो सारी की सारी कहानी केवल तथ्य बनकर रह जाएगी। आज के वक्तव्य में हम कर्मभूमि के गौण पात्रों के बारे में जानेंगे। गौण पात्र कथानक को गति देने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रमुख पात्रों से अलग गौण पात्र प्रमुख पात्रों को सहायता देते हैं विकसित होने के लिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि प्रमुख पात्रों की तरह ये पात्र कथा में शुरू से लेकर अंत तक विद्यमान रहें। सभी घटनाएं इनके चारों ओर नहीं होती। ये पात्रों का मनोरंजन करने के साथ साथ पाठक और कथानक इन दोनों के मध्य सेतु का काम करते हैं। उपन्यास में उपस्थित होकर ये एक प्रकार से उपन्यास की नीरसता को भी दूर करते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में शांति कुमार, सकीना, नैना, पठानिन, मुन्नी इत्यादि गौण पात्र हैं। ये आवश्यकतानुसार कहानी में उपस्थित होते हैं और अपने अपने कार्यों को करने के बाद ये कहानी से अलग हो जाते हैं। गौण पात्र प्रमुख पात्र की कथा को, उसके चरित्र को विकसित करने के लिए उपस्थित किए जाते हैं। डॉक्टर शांति कुमार अविवाहित हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सेवाश्रम की स्थापना करते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, वर्ग भेद के विरोधी हैं और न्याय में आस्था रखते हैं। डॉक्टर शांति कुमार काशी के कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। शांति कुमार के प्रारंभिक परिचय को प्रेमचंद ने स्वयं उपन्यास में अंकित किया है। उन्होंने लिखा है, शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी। गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नजर में अंग्रेज ही मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थीं और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे। इस पृष्ठभूमि का अर्थ ये है कि प्रेमचंद ये चाहते थे कि पाठक बाहरी रूप से शांति कुमार कैसे लगते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इससे परिचित हो जाएं। उनकी आयु, उनकी कदकाठी, उनकी वेशभूषा, उनका शैक्षणिक स्तर, ये सब हमें इस उदाहरण से, इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। शांति कुमार के विषय में और अधिक विस्तार से बताते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्नमुख,
सहृदय सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर ना चूकते थे। छात्रों से मित्र भाव रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते, पर गुप्त रूप से। जहां पहले प्रेमचंद ने उनकी बाहरी वेशभूषा से परिचित कराया, वहीं अब वो उनके आंतरिक गुणों से पाठकों का परिचय कराते हैं। स्वतंत्रता प्रेम, ये उस समय कूट कूट के भारतवासियों के मन में भरे जा रही थी, और जो लोग ये जानते थे कि हम किस प्रकार की विडंबनाओं में जी रहे हैं, वो स्वतंत्रता पाने के लिए कुलबुलाहट उनके मन में हमें दिखाई दे रही थी। शांति कुमार उन्हीं जैसे व्यक्तियों में से एक हैं। सेवा की भावना उनके अंदर इतनी अधिक थी, शिक्षा को वो बहुत जरूरी मानते थे, और वो ये सोचते थे कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जब तक बड़े बड़े स्कूलों में जाकर शिक्षा ना ले, तब तक वो शिक्षित नहीं हो सकता। और अपनी इसी विचारधारा के कारण वो आश्रम की स्थापना करते हैं, जहां पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षित किया जाए। गांव में सैनिकों द्वारा एक स्त्री के बलात्कार करने पर वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनसे अत्याचार सहन नहीं होता। वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और इस उपक्रम में वो स्वयं भी घायल हो जाते हैं। 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती रहते हैं, किंतु उनके स्वभाव की, उनके चरित्र की विशेषता इसे कहेंगे कि ठीक होते ही वो उन सैनिकों की कुशलक्षेम पहुंचने के लिए उनकी छावनी तक पहुंच जाते हैं। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि है, और वे जनता में जागृति लाने के लिए सेवाश्रम की स्थापना करते हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जिससे शिक्षित होकर वो बच्चे भी अपनी जीवन में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। अमरकांत उन्हें बार बार प्रोफेसरशिप छोड़ने की बात करता है। वो नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक सेवाश्रम का खर्च चलाने लायक पैसों का प्रबंध नहीं हो जाता, वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। वे मानते थे कि जीवन में यथार्थ का महत्व आदर्श से कम नहीं होता। वर्ग भेद के विरोधी हैं, और इसीलिए निरंतर गांव में निर्धनों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके पक्ष में कार्य करते हैं। शांति कुमार न्याय में आस्था रखते हैं। वो आंदोलनों में, अपनी नीतियों में अहिंसक हैं। जिस समय समरकांत द्वारा ठाकुर द्वारे का निर्माण किया गया और वहां पर हरिजनों के प्रवेश को निषेध कर दिया गया, जिससे आंदोलन शुरू हो गए। ठाकुर द्वारे के बंद कपाटों को खुलवाने के लिए होने वाले आंदोलनों को शांत कराने में भी शांति कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रयास में वो घायल हुए और अस्पताल पहुंचा दिए गए। पूरे उपन्यास में शांति कुमार 2 बार घायल होते हैं, किंतु अपने प्राणों की चिंता किए बिना ठीक होते ही पुनः आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। आंदोलन में वो सुखदा का भी पूरा सहयोग करते हैं।
शांति कुमार अविवाहित थे। उन्हें लगता था कि वो जिस सेवा मार्ग पर निकल चुके हैं वहां विवाह का कोई अर्थ नहीं रह जाता, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए उन्हें लगने लगा था कि शायद वो सेवा मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, इसलिए वो विवाह ना करने का निर्णय लेते हैं। घायलावस्था में नैना द्वारा की गई सेवा और अमरकांत के बेटे को गोद में बिठाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और यही वो क्षण होता है जब वो अपने विवाह ना करने के कारण जीवन में आई इस रिक्तता को अनुभव करते हैं। कथांत में वे भी गिरफ्तार होकर उसी जेल में जाते हैं जिसमें अमरकांत, सुगदा, कालेखा इत्यादि पहले से ही थे। उपन्यास की अन्य गौण पात्रा सकीना दादी के कठोर अनुशासन में जीने वाली एक अनाथ, कोमल, कलात्मक अभिरुचि से संपन्न मुस्लिम युवती है। सकीना अपनी दादी की मदद करने के लिए बहुत खूबसूरत रुमाल, टोपी और चिकन का काम करती है और उसे बेचकर घर के लिए दाल, रोटी इत्यादि लाने के लिए अपनी दादी की मदद करती है। निर्धनता के कारण उनके परिवार के पास पर्याप्त वस्त्र और भोजन का अभाव था। वो अपनी स्थिति से अवगत थी और पूरी तरह से उस स्थिति के साथ तालमेल बनाने का प्रयास करती है। सकीना का जीवन त्याग से परिपूर्ण एक आदर्श जीवन कहा जा सकता है। सकीना गंभीर है, दूरदर्शी है। वो जानती है कि अमरकांत उससे निस्वार्थ प्रेम करता है, किंतु अमरकांत पहले से ही विवाहित है। अमरकांत का ये निर्णय लेना कि वो सकीना से विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म को अपना लेगा, सकीना को अच्छा नहीं लगता और वो अमरकांत से निकाह करने का वचन देने के बाद भी निरंतर दुखी रहती है। अंततः इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए वो अमरकांत के दोस्त सलीम से विवाह कर लेती है। बाद में सकीना भी अमरकांत द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाती है। गिरफ्तार किए जाने पर अछूतों, निर्धनों, मजदूरों और कृषकों के लिए जो आंदोलन अमरकांत कर रहा था, अमरकांत के गिरफ्तार किए जाने पर वो आगे बढ़कर उन आंदोलनों का नेतृत्व करती है। सकीना में हमें देशभक्ति, स्पष्ट वक्ता और न्यायप्रिय ये गुण दिखाई देते हैं। मुन्नी के मुकदमे में पैरवी के समय वो प्रतिदिन अदालत जाती है। सुगदा और नैना जब उसके घर में उसकी रुग्णावस्था में उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं, तब वो सुगदा द्वारा अमरकांत की आलोचना करने पर सुगदा का विरोध करती है। वो भूल जाती है कि सुगदा अमरकांत की पत्नी है। वो उसे समझाने में सफल हो जाती है
कि जिस प्रेम को सुगदा संकुचित दृष्टि से देख रही थी वो बहुत व्यापक है। अपने तर्कों से वो सुगदा को ना केवल परास्त कर देती है, अपने प्रति भी वो एक सखी भाव से उसे भर देती है। वो उसे इस बात का भी ज्ञान कराती है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी, चाहे वो विचारधारा की ही क्यों ना हो, जरूर रही होगी, जिस कारण अमरकांत उसके प्रति आकर्षित हुआ। गौण पात्रों में अमरकांत की सौतेली बहन नैना का भी नाम आता है। नैना लाला समरकांत की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्री है। अमरकांत की सौतेली बहन होने पर भी उसमें और अमरकांत में घनिष्ठता है, प्रेम है, और ये प्रेम इतना अधिक है कि वो अपनी माता का भी विरोध करने से पीछे नहीं हटती। जब समरकांत अमरकांत को फीस के लिए पैसे नहीं देते हैं या उसका विरोध करते हैं, तब भी वो चट्टान की तरह अमरकांत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। भारतीय संस्कारों में पली बड़ी नैना पिता द्वारा तय किए गए विवाह को बिना किसी तर्क के, बिना किसी नकारात्मक भावना के स्वीकार कर लेती है। और जब उसका पति मनीराम दुर्व्यसनों के कारण अपने और नैना के जीवन को विषाक्त कर देता है, तब भी वो उसे अपनी नियति मानकर चुपचाप सहन करती रहती है। नैना अपनी भाभी सुगदा के साथ मिलजुल कर रहती है, अपने भाई अमरकांत की तरह समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेती है। शांति कुमार के घायल होने पर पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करती है और सुगदा की अनुपस्थिति में उसके बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। इतना ही नहीं, जब अमरकांत पलायन करता है तो पत्र द्वारा वो अपने भाई को समरकांत और सुगदा की गतिविधियों का परिचय देती है। अंत में एक आंदोलन में सम्मिलित होने पर नैना अपने ही पति की गोली से मारी जाती है। उसका बलिदान उसके ससुर धनीराम को प्रभावित करता है और वो अपनी जमीन मजदूरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेणुका देवी इस संदर्भ में कहती हैं, नैना को जाकर चौक में देखना बेटा, जहां उसकी मूर्ति स्थापित होगी। नैना आज तुम्हारी नगरी की रानी है। हर एक जिले में तुम उसे श्रद्धा के सिंहासन पर बैठी पाओगे। इस उपन्यास की एक अन्य गौण पात्रा मुन्नी है। मुन्नी निर्भीक साहसी युवती है। दो गोरों द्वारा बलात्कार किए जाने पर वो अपने घर वापस नहीं जाती, भिखारिन की तरह अपना जीवन जीने लगती है। यहां वहां घूमती है, गोरों से लड़ भिड़ जाती है और
जब वो देखती है कि समरकांत की दुकान पर सोने की जंजीर बेचने के लिए गोरे आए हैं, तो उसे अपना अतीत याद आता है और वो उन्हें मार देती है। उस पर हत्या का अभियोग लगता है, कैद की जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। मुन्नी बिल्कुल भी विचलित नहीं होती। जज द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उतनी ही निर्भीकता के साथ, दृढ़ता के साथ उत्तर देती है। सारी बातों को जानकर जब जज उसे मुकदमे से बरी कर देते हैं, तब भी वो अपने पति और बच्चों के पास वापस नहीं जाती। उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अब अपवित्र हो चुकी है। मुन्नी कहती है, आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दे, मेरे भाई बहनों मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दें, मुझ पर अशर्फियों की बरखा भी की जाए, तो क्या यहां से मैं अपने घर जाऊंगी? मैं विवाहिता हूं, मेरा एक छोटा बच्चा है। क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूं? क्या अपने पति को अपना कह सकती हूं? कभी नहीं। हरिद्वार में उसकी भेंट एक दंपति से होती है, जहां पर एक बार, इससे पहले का वक्तव्य है, जब मुन्नी के पति को मार दिया जाता है। पति की मृत्यु के बाद वो स्वयं भी हरिद्वार जाकर मरने का प्रयास करती है, किंतु उसे बचा लिया जाता है। काशी छोड़कर जब वो लखनऊ जाती है, तो ट्रेन में उसकी भेंट एक दंपति से होती है जिनका 1 साल का बच्चा है। उस बच्चे को देखकर मुन्नी को अपने बच्चे की याद आ जाती है और वो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए उस दंपति के साथ रहना स्वीकार कर लेती है। दंपति में से जो स्त्री है वो शक्की स्वभाव की है और इसलिए वो लगातार अपने पति और मुन्नी पर लांछन लगाने लगती है। मुन्नी जब इसको सहन नहीं कर पाती तो वहां से चली जाना चाहती है। इतने में उसे खोजता हुआ उसका बच्चा, घर परिवार के लोग आते हैं। वो फिर उन्हें मना कर देती है और पुनः आत्महत्या का प्रयास करती है। इस बार चौधरी गुजर सिंह का बड़ा लड़का उसे मरने से बचा लेता है। मुन्नी की दृढ़ता को देखकर, उसके विचारों को जानकर वो उससे प्रेम करने लगता है। एक बार मुन्नी की तबीयत खराब होने पर गुजर का बड़ा लड़का वैद्य को बुलाने के लिए गंगा पार जाता है, पर गंगा के वेग में ही डूबकर मर जाता है। तब से मुन्नी चौधरी की बड़ी बहू के रूप में उन्हीं के पास रहने लगती है। मुन्नी स्वाभिमानी बेबाक नारी है, संघर्षों में हिम्मत नहीं हारती और वे उन सभी लोगों को मिटा देना चाहती है जो स्त्री को मात्र भोग्या मानते हैं। गांव में रहते हुए वो अमरकांत को पहचान लेती है, अमरकांत को अपने बारे में स्मरण कराती है। अमरकांत के सेवा भाव से मुन्नी प्रभावित अवश्य होती है, किंतु जब अमरकांत उससे अपने प्रेम का इजहार करता है तो वो उसके लिए तैयार नहीं होती।
वो उसकी सेविका बनना ज्यादा उपयुक्त समझती है। अमरकांत को अपनी सीमा से आगे बढ़ता देख वो उसे नियंत्रित करती है। बाद में गांव वालों के साथ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती है और जेल जाती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें पात्राधिक्य मिलता है। वे नवीन प्रसंगों की उद्भावना के साथ ही उनमें नए पात्रों को सम्मिलित करते जाते हैं। कहीं नए पात्रों को जन्म देते हैं तो अन्यत्र पुरानी भूमिकाओं में अंतर करके उन्हें नया रूप, नया अवतार दे देते हैं। उदाहरण के लिए हम सकीना, मुन्नी और काले खां को ले सकते हैं। जब प्रेमचंद को लगता है कि उनके पात्र जिस मनों को लेकर, जिस भावना को लेकर कृति में उपस्थित किए गए थे, उस लक्ष्य को भूल गए हैं, तो वे उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। या तो उसे विस्मृत कर देते हैं, कथा को आगे बढ़ा देते हैं, या उस पात्र से आत्महत्या करा देते हैं, या उसको मृत्यु का ग्रास बना देते हैं। हरिजन समाज से लेकर अखिल मानवता को अपने अंदर समेटे समाज के प्रत्येक प्राणी को उन्होंने उसकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ, उसकी जीवन पद्धति के साथ, उसकी समस्याओं के साथ उभारने का प्रयास किया है। और हो सकता है कि पात्राधिक्य के कारण जो पाठक हैं वो कई बार पात्रों के मध्य सामंजस्य स्थापित ना कर पाए, किंतु फिर भी अपने पात्रों के साथ प्रेमचंद ने यथासंभव न्याय करने का प्रयास किया है। चरित्र निर्माण के लिए प्रेमचंद ने वर्णनात्मक नाटकीय शैलियों का अवलंब लिया है। पात्रों का प्रारंभिक परिचय उन्होंने स्वयं दिया। इसके साथ ही उनके कार्य व्यापारों को भी प्रेमचंद ने स्वयं लिपिबद्ध किया है। अमरकांत, समरकांत, सुगदा, इन सब से वो पहले ही पाठक का परिचय करा देते हैं। संवादों के माध्यम से भी पात्रों का चरित्र खुलता है। घटनाओं के आरोह अवरोह में विकसित पात्र पाठकों को अधिक विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों के प्रति अपने निरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण ये पात्र पाठक को अपने आसपास के जीवन में इधर-उधर विचरते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में प्रमुख पात्रों के साथ-साथ गौण पात्रों की भी नियोजना की है, जिन्होंने कथा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद।